आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है ग्लोबलाइजेशन। क्या है? ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर, जिसको हम वैश्वीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? वैश्वीकरण बोलते हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है ग्लोबलाइजेशन के लिए। किसको होने वाली है? ग्लोबलाइजेशन चैप्टर के लिए होने वाली है। हाँ, ये क्लास आपके लिए काफ़ी काम आने वाली है जब आपका एग्ज़ाम टाइम आएगा और आप रिवीजन करने जा रहे होंगे। क्योंकि देखो, एग्ज़ाम टाइम पर क्या होता है, टाइम कम होता है, समय कम होता है। तो समय कम होने के कारण क्या होता है, स्टूडेंट चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका रिवीजन शॉर्ट फॉर्म में हो जाए, बाकी कुछ चीज़ें उनको याद होती हैं। तो इस क्लास में शॉर्ट फॉर्म में आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और जल्दी ही क्लास पूरी भी हो जाएगी। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो अगर हम बात करें चैप्टर नंबर ग्लोबलाइजेशन की, तो सुनिए, हमने नोट्स यहाँ पर पहले से ही रेडी कर लिए हैं ताकि समय ज़्यादा न लगे और क्लास जल्दी पूरी हो जाए और अच्छे समय में भी आ जाए। देखिए ग्लोबलाइजेशन कि भाई सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन कहते किसे हैं, अगर वो जाने तो भाई हिंदी में बोलते हैं इसको वैश्वीकरण। क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? फ्लो है, प्रवाह है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन फ्लो है, प्रवाह है। किस चीज़ का फ्लो है भाई? गुड्स का फ्लो है, करेंसी का फ्लो है, आइडियाज़ का फ्लो है, पीपल्स का फ्लो है। मतलब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये भी ग्लोबलाइजेशन है। जब लोगों के विचार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये भी ग्लोबलाइजेशन है। जब एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी में जाती है तो ये भी ग्लोबलाइजेशन है। जब एक देश की वस्तुएं या कमोडिटीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो ये भी क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है। जैसे कि आज कोई व्यक्ति अमेरिका घूमने गया भारत से, तो ऑब्वियसली बात है लोग गए, उसका विचार उसके साथ गया, उसका पैसा उसके साथ गया और कुछ ना कुछ अपने साथ वस्तुएं भी लेकर के वो गया होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंटर कनेक्शन है देश के, अलग अलग देश के लोगों के बीच में। जैसे हम ग्लोबलाइजेशन बोल सकते हैं। तो सिंपल बात, ग्लोबलाइजेशन क्या है भाई? एक फ्लो है, एक प्रवाह है। ठीक है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंटीग्रेशन है। क्या है ग्लोबलाइजेशन? एक प्रकार का इंटीग्रेशन है, लोगों के बीच में इंटीग्रेशन। वो भी कौन से लोग? डिफरेंट कंट्रीज़ के, अलग अलग देशों के लोगों के बीच में जो इंटीग्रेशन होता है, जो एकीकरण होता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो कंप्लीट स्टूडेंट ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। इनको आप नोट्स फॉर्म में भी लिख सकते हो, शॉर्ट में याद करने में काफ़ी ईजी रहेगा। चलिए आगे बात करें हम, तो सुनिए ध्यान से कि भाई अगर ग्लोबलाइजेशन में देखें हम, तो ग्लोबलाइजेशन होता किन किन की वजह से, होता किन किन की वजह से? तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, एमएनसी जो होती हैं, क्या होती हैं स्टूडेंट? एमएनसी जो होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ये जिम्मेदार होती हैं किसके लिए? ग्लोबलाइजेशन के लिए। कैसे? मान के चलो एक एमएनसी का एक मालिक है, एक मल्टीनेशनल कंपनी का एक मालिक है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, पैसा खर्च करना चाहता है, मतलब अपनी कंपनी खोलना चाहता है। कहाँ पर? मान के चलो कि इंडिया में खोलना चाहता है। कहाँ खोलना चाहता है? मान के चलो अमेरिका की कंपनी का एक मालिक है जो कि इंडिया में क्या खोलना चाहता है बच्चों? इंडिया में एक कंपनी खोलना चाहता है। तो कंपनी खोलने के लिए उसे क्या क्या चाहिएगा भाई? तो सबसे पहले उसको लेनी पड़ेगी ज़मीन। क्या लेनी पड़ेगी यहाँ पे? ज़मीन तो लेगा भाई कंपनी खोलने के लिए। फिर क्या बनानी पड़ेगी? बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। देन उसके बाद क्या? अदर मटेरियल थिंग्स भी उसको यहाँ पर लेनी पड़ेंगी। तो अपने को क्या फ़ायदा है भाई इससे? सिंपल बात, अपने लिए क्या फ़ायदा है कि अगर कोई अमेरिका का, एमएनसी का या मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक आकर के यहाँ पर कंपनी खोलता है तो पहले यहाँ की ज़मीन लेगा। तो ऑब्वियसली बात है फ्री में तो हम देंगे नहीं, पैसा लेंगे। तो इनकम ग्रोथ हुई हमारी। इसके अलावा बिल्डिंग बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि भाई हमारे यहाँ के जितने भी वर्कर्स हैं उनको क्या मिलेगा? काम मिलेगा। अदर मटेरियल थिंग वहाँ से हवाई जहाज में या एरोप्लेन में तो भर के लाएगा नहीं, ऑब्वियसली बात है कि अदर मटेरियल थिंग भी यहीं से लेगा। तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा? यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ेगा। तो भाई ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव सेंस भी देखा जाता है। हाँ, मैं आखिर में आपको बताऊंगा इस चैप्टर के कि ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। अभी तो मैंने आपको पॉजिटिव इफेक्ट बता दिया एक, इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है स्टूडेंट, आगे अपन बात करेंगे। ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन एमएनसीज की वजह से सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है। आगे चलिए कंप्लीट है अपना। अब देखो कि भाई अगर बात करें एमएनसीज जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं वो वर्क कैसे करती हैं, तो ये जुड़ती हैं किसके साथ? जुड़ती हैं लोकल कंपनीज के साथ में। तो याद रखना है एमएनसीज जो होती हैं बच्चों वो जुड़ती हैं किसके साथ में? लोकल कंपनीज के साथ में। हाँ, लोकल कंपनीज को भी इनसे फ़ायदा होता है, किससे? एमएनसीज से। और एमएनसीज को भी लोकल कंपनी से फ़ायदा होता है। मान के चलो अमेरिका की कोई कंपनी है जो कि भारत की एक लोकल कंपनी के साथ जुड़ गई, तो ऑब्वियसली बात है अमेरिका मतलब यूएसए की कंपनी को क्या मिला? यहाँ पर मार्केट मिला। ठीक है। और जो लोकल कंपनी है, इस लोकल कंपनी को भी क्या मिला भाई? रेवेन्यू मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा। तो दोनों क्या होता है? प्रॉफिट है। इसलिए अपन इसको बोल सकते हैं विन विन सिचुएशन है भाई।
क्या है ये पॉजिटिव सेंस में बता रहा हूँ मैं आपको, नेगेटिव सेंस भी होते हैं इसके। तो पॉजिटिव इफेक्ट में क्या है भाई इसका कि विन विन सिचुएशन है, दोनों को फायदा है। कंप्लीट है स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पर लिख दिया बच्चों मैंने क्या है, दोनों को फायदा होगा, किस किस को, अब दोनों कौन कौन से भाई, तो एमएनसी को भी फायदा होगा और लोकल कंपनी को भी क्या होगा बच्चों, फायदा होगा। हाँ, अगर बात करें कि भाई ये एमएनसी कितनी बड़ी होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां कितनी बड़ी होती हैं, तो एमएनसी उतनी बड़ी होती हैं बच्चों जितना किसी देश का जो डेवलपिंग देश है उनका बजट होता है। मतलब जैसे कि इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, तो इंडिया का जितना बजट होगा ना बच्चों, उस बजट के बराबर किसी एमएनसी का क्या होता है, बजट होता है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि भाई एमएनसीज काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। हाँ, कभी कभी इनका एक मालिक होता है, कभी कभी इनमें शेयर होल्डर भी होते हैं, अधिकतर तो शेयर होल्डर देखे गए हैं, तो भाई एक मालिक नहीं होता, दो तीन मालिक इनके होते हैं। तो इनका बजट काफ़ी ज़्यादा होता है, एक विकासशील देश की जीडीपी के बराबर, इनका बजट के बराबर मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट है। तो अभी अपन ने क्या क्या देखा भाई, मैं एक बार स्टार्टिंग से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा बच्चों ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, कि क्या है, डेफिनेशन देखी। उसके बाद देखिए ग्लोबलाइजेशन होता किसकी वजह से है, तो एमएनसीज की वजह से। क्या क्या करते हैं भाई एमएनसी के, इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे आकर के, ठीक है, लैंड लेते हैं, बिल्डिंग लेते हैं, अदर मटेरियल थिंग लेते हैं। देन उसके बाद हमने देखा स्टूडेंट कि एमएनसीज क्या करती हैं, जुड़ती हैं किसके साथ, लोकल कंपनीज के साथ, जिसमें दोनों को फायदा होता है। और जो एमएनसीज होती हैं, जो उनका बजट होता है वो किसी डेवलपिंग कंट्री के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। आगे देखिए, अब अगर अपन बात करें एमएनसीज के बारे में, थोड़ा सा मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में, तो मल्टीनेशनल कंपनीज के पास बच्चों ट्रीमेंडस पावर होती है, विशेष शक्ति होती है इनके पास। क्या होती है, विशेष शक्ति होती है, ट्रीमेंडस पावर होती है। अब विशेष शक्ति काय की, विशेष शक्ति होती है बच्चों, जो प्रोड्यूसर है, लोकल प्रोड्यूसर, जो छोटे प्रोड्यूसर हैं बच्चों, ये छोटे प्रोड्यूसर कोई भी गुड्स वगैरह बनाते हैं। मान के चलो अमेरिका की एक कंपनी आई, वो उसने भारत की किसी छोटी कंपनी के प्रोडक्ट को देखा, तो जो एमएनसी है बच्चों, जो अमेरिका से आई है, उसके पास ये पावर है कि वो उस प्रोडक्ट जो बनाया है भारत की छोटी कंपनी ने, उसके प्राइस का पता उसको चल जाएगा। मतलब वो समझ जाएगी भाई ये वस्तु कितने प्राइस की होगी, उसकी क्वालिटी के बारे में वो सब चेक कर लेगी। और मतलब कुल मिलाकर उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी सब कुछ वो चेक कर लेगी। ये सब किसका, ये सब पावर होती है किसके पास में, एमएनसीज के पास में। तो याद रखना है, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं बच्चों, उनके पास पावर होती है कि वो जो छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स वगैरह को, तो इन गुड्स का प्राइस, इनकी क्वांटिटी, इनकी क्वालिटी, इन सब के बारे में पता चल जाता है किसको, एमएनसीज को। अच्छा, ये पता कैसे चलता है, तो एक्सपीरियंस है उनको, उनको क्या है भाई, एक्सपीरियंस है। ये उनके पास क्या है, ट्रीमेंडस पावर है, एक विशेष शक्ति होती है। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक। अगला देखो, आगे बात करें तो देखिए बच्चों, अब अगर बात करें एमएनसीज की, तो एमएनसीज क्या करती हैं बच्चों, कंट्रोल करती हैं प्रोडक्शन को। एमएनसीज क्या करती हैं, प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। कैसे, कि भाई ऑर्डर टू लोकल कंपनीज टू क्रिएट गुड, कि अगर भाई अपन देखते हैं एमएनसीज करती क्या है, एमएनसीज क्या करती हैं भाई, लोकल कंपनी को क्या देती हैं, ऑर्डर देती हैं कि आप क्या बनाइए, वस्तुएं बनाइए। एमएनसीज क्या करती हैं, लोकल कंपनीज को ऑर्डर देती हैं कि भाई आप वस्तुएं बनाइए। इस प्रकार ये क्या करती हैं, प्रोडक्शन पर अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती हैं। ठीक है, तो ये एमएनसीज कंट्रोल करती हैं। आप एमएनसीज के बारे में लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अपन ने यहाँ तक ये एमएनसीज के बारे में, एक तो अपन ने ये जाना बच्चों एमएनसीज के बारे में पूरा की पूरा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद अगर अपन देखें और क्या जाना भाई अपन ने एमएनसीज के बारे में, तो अपन ने ये जाना एमएनसीज के बारे में, मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में, कि भाई ये क्या करती हैं, प्रोडक्शन पर कंट्रोल करती हैं। अगला देखो बच्चों, अब अगर अगर अपन आगे बात करें फॉरेन ट्रेड, कि भाई विदेशी व्यापार क्या होता है, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, तो देखिए फॉरेन ट्रेड में क्या होता है बच्चों, अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलता है किसको, प्रोड्यूसर्स को। अब यहाँ पे अवसर की बात कर रहा है किसकी, जो लोकल प्रोड्यूसर हैं उनकी बात कर रहा है, कि भाई फॉरेन ट्रेड में लोकल प्रोड्यूसर, जो छोटे छोटे उत्पादक होते हैं, ठीक है, इनको क्या मिलता है बच्चों, अवसर मिलता है। ये क्या कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं। मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार में होता क्या है, कि जो लोकल प्रोड्यूसर होते हैं उनके पास अवसर होता है कि वो भी दुनिया के अलग अलग प्रोड्यूसर के साथ अलग अलग मार्केट में कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। तो याद रखना है, फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है, कि जब छोटे छोटे प्रोड्यूसर को अवसर मिलता है कि वो भी ग्लोबल मार्केट में क्या कर सकते हैं बच्चों, compete कर सकते हैं, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपन फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। सिंपल लैंग्वेज में कहो तो फॉरेन ट्रेड का अपन ऐसे कह सकते हैं कि भाई जब किसी एक देश की गुड्स को या एक देश की वस्तु को दूसरे देश में बेचा जाता है, तो इसे भी क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। या खरीदा जाता है तो इसे भी क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। कंप्लीट है बच्चों ये। आगे देखो,
अब भाई ग्लोबल मार्केट क्या है, अपन ने ये तो देख लिया फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ग्लोबल मार्केट क्या है, वैश्विक बाजार क्या है। तो सिंपल बात है भाई, वैश्विक बाजार में क्या होता है, जो बायर होते हैं बच्चों, मतलब जो खरीदने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, गुड्स खरीदते हैं अपनी इच्छा से। ग्लोबल मार्केट का सबसे बड़ा फायदा यही है वैश्विक बाजार का। देखो वैश्विक बाजार में होता क्या है, चीज़ें बेची और खरीदी जाती हैं। सिंपल बात, आज अमेरिका के वैश्विक बाजार में से कोई चीज़ हमको अच्छी लगी तो हम खरीद सकते हैं वहाँ पर जा करके, या हम यहाँ से भी मंगवा सकते हैं। एज इट इज सेम अमेरिका वाले भी भारत से खरीद सकते हैं, मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो अब ग्लोबल मार्केट में सबसे अच्छी बात है कि भाई यहाँ पर आप क्या करोगे, खुद की चॉइस से चीज़ें मंगवाओगे। आज मान के चलो अमेरिका में आप गए, आपको कोई चीज़ पसंद आई तो ही तो आप उसे लोगे, खरीदोगे या मंगवाओगे, सिंपल बात, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट में एक तो बायर को क्या है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है भाई, ठीक है। हाँ, सेलर को, बेचने वाले को भी प्रॉफिट है। कैसे कि भाई उसको पूरा ग्लोबल मार्केट प्रोवाइड हो रहा है ना, कुल मिलाकर के उसको पूरा ग्लोबल मार्केट मिल रहा है, ठीक है। आज मान के चलो कोई प्रोड्यूसर ऐसा है जिसने अमेरिका के क्लाइमेट के हिसाब से कोई गुड्स वगैरह बनाई है, तो अगर भारत में उनकी डिमांड कम है, क्या पता अमेरिका में उनकी डिमांड ज़्यादा हो, सिंपल बात है। तो सेलर होता है उसको भी क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसको भी क्या है, ग्लोबल मार्केट, वैश्विक बाजार, बहुत बड़ा बाजार अवेलेबल हो जाता है अपनी चीज़ों को, अपनी गुड्स वगैरह को बेचने के लिए। तो अपन बोल सकते हैं कि भाई ग्लोबल मार्केट में क्या होता है, दोनों को फायदा होता है, एक बायर को भी और एक सेलर को भी। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, चाइना की लाइट है। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं अपन, चाइना की लाइट है। जैसे कि दिवाली की अगर अपन बात करें, तो दिवाली पर जब आती है बच्चों, तो हम क्या करते हैं कि भाई हम कोशिश करते हैं कि चाइना की लाइटों को कम से कम खरीदे पब्लिक, हमारी भारतीय जनता, और क्या करें, भारत में बने जहाँ लाइट या भारत में बने दियों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, ठीक है। तो चाइना की लाइट हालांकि सस्ती होती हैं, अपन ये भी जानते हैं, लेकिन हमको भाई क्या करना है, हमारे प्रोड्यूसर को भी तो बचाना है, हमको हमारी जनता को भी तो बचाना है, समझ पा रहे हो। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं। तो ये क्या है भाई, ये भी तो क्या है, एक प्रकार का ग्लोबल मार्केट है चाइना के लिए। भाई चाइना के लिए प्रॉफिट क्या है यहाँ पे आकर के चीज़ें बेचना, क्योंकि उसको मार्केट अवेलेबल हो रहा है, उसको जनता अवेलेबल हो रही है जो उसके सामान को, उसके गुड्स को खरीदेगी, तो उसको भी ये फायदा है, ठीक है। तो चाइना का एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है बच्चों। आगे चलो, अगला देखें भाई कि फैक्टर्स दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन। अगर अपन बात करें कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं भाई जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने का काम करते हैं, तो सबसे पहला है बच्चों, टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। ग्लोबलाइजेशन में कौन सबसे ज़्यादा मदद करता है, टेक्नोलॉजी। आज जैसे कि देखो बच्चों, यूएसए में आप किसी आपके रिलेटिव से बात कर पा रहे हो इंडिया में बैठे हुए, तो किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से कर रहे हैं। किसकी वजह से कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से कर रहे हैं। आज मान के चलो, अगर आपको कोई वस्तु इम्पोर्ट करनी है, अगर आपको कोई गुड्स इम्पोर्ट करनी है, कहाँ से, यूएसए से, अमेरिका से या चाइना से, ठीक है। आप जा नहीं सकते तो, लेकिन आप मंगवा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, समझ पा रहे हो। हाँ, ये ऑर्डर ऐसा नहीं है कि हाँ लोकल व्यक्ति, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि भाई अगर आपको बल्क में चीज़ें मंगवानी है तो आ जाएंगी, सिंपल बात। और इन्होंने तो क्या कर लिया भाई, यूएसए और चाइना ने तो क्या कर लिया भाई, इंडिया में मार्केट बड़ा है, तो इन्होंने अपनी जो एमएनसीज हैं, इनकी जो खुद की कंपनियां हैं, वो भी क्या कर दी हैं, यहाँ पर खोल दी हैं एमएनसी। तो ये भी क्या कर दिए हैं, यहाँ पर इन्होंने ओपन कर दिए हैं। जैसे कि आईफोन, भाई आईफोन जो है आप जानते हो कि आईफोन यूएसए की कंपनी है, लेकिन भारत में बेचे जा रहे हैं, भारत में खरीदे जा रहे हैं, समझ पा रहे हो बच्चों। तो ऐसे क्या कर सकते हैं भाई, ग्लोबलाइजेशन में सबसे ज़्यादा जो हेल्प की है वो किसने की है बच्चों, टेक्नोलॉजी ने की है। किसने की है, टेक्नोलॉजी ने सबसे ज़्यादा मदद की है। आज मान के चलो कि भाई दुबई में आपका कोई रिलेटिव बैठा हुआ है जिसके आपको बात करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो, उसके द्वारा बात कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी की वजह से सारी चीज़ें हमको पता चल पा रही हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प किया, याद रखना है बच्चों, किसने, टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट मजबूत हो रहा है भाई, इन्फॉर्मेशन हमको आसानी से अवेलेबल हो जा रही है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है लगातार, हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर पा रहे हैं दूर दूर बैठे हुए। आजकल आप जानते हो इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ट्विटर वगैरह, इन सब के द्वारा आप विदेशों के लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हो इजीली, आराम से, ठीक है। आप ये सब जानते हो, ठीक है। इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ आपको आसानी से अवेलेबल हो रही हैं। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा हो रहा है। इसके अलावा इंटरनेट की वजह से ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी प्रॉफिट हुआ है, सोशल मीडिया की वजह से ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी प्रॉफिट हुआ है, मेल वगैरह की वजह से ग्लोबलाइजेशन को क्या हुआ है, वैश्वीकरण को काफ़ी हेल्प हुआ है। तो ये सारे पॉइंटों के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इनको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी अपना कंप्लीट हुआ। तो अपन ने भाई ऐसे फैक्टर देखे जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। आगे देखिए बच्चों, अगर बात करें अपन कि भाई लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड ये क्या है, अगर अपन बात करें बच्चों
कि लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड ये क्या है। तो सुनिए, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है कि भाई फॉरेन ट्रेड में जो रूल्स एंड जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स एंड जो रेगुलेशंस हैं उनको क्या कर देना, उनको हल्का कर देना, उनको हल्का कर देना, उनको सरल बना देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देश क्या कर पाएँ, फॉरेन ट्रेड कर पाएँ, फॉरेन ट्रेड में शामिल हो पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले भाई भारतीय सरकार ने क्या किया था, इंडियन गवर्नमेंट प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। भाई भारतीय सरकार ने क्या किया, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर मतलब अपने घरेलू उत्पादक, मतलब भारत के छोटे छोटे उत्पादक, उनको एमएनसी से बचाने के लिए क्या किया था, हमने बैरियर लगा दिए थे, किस पर, फॉरेन ट्रेड पर। क्या लगा दिए थे हमने, बैरियर लगा दिए थे फॉरेन ट्रेड पर। बैरियर मतलब अपन बोल सकते हैं कि भाई हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, किस पर, फॉरेन ट्रेड पर, विदेशी व्यापार पर। अच्छा, विदेशी व्यापार पर रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए, क्योंकि देखिए, अगर मान के चलो यूएसए की कोई कंपनी है बच्चों, जो कि इंडिया में आकर के ओपन हो जाती है, ठीक है, और इंडिया में जहाँ पर ओपन होती है, तो अब लोग बाग क्या करेंगे, मान के चलो यूएसए का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इंडियन प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे हैं, तो इससे नुकसान किसको हुआ, इंडिया के जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं, छोटे छोटे उत्पादक हैं, उनको नुकसान हुआ। ठीक है, तो भाई भारत की सरकार ऐसा क्यों चाहेगी कि किसी विदेशी कंपनी की वजह से भारत के लोगों का नुकसान हो। उस वजह से हमने क्या किया भैया, पहले बैरियर लगा दिए थे, क्या लगा दिए थे, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, किस पर बच्चों, फॉरेन ट्रेड पर लगा दिए थे। ठीक है, तो भाई फॉरेन ट्रेड के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए आगे, ये कंप्लीट है बच्चों। अच्छा, अभी ये लिबरलाइजेशन में चल रहा है, ये जो चल रहा है अभी लिबरलाइजेशन में चलेगा कि भैया पहले तो हमने बैरियर लगाए, अब लिबरलाइजेशन करेंगे, मतलब हम बैरियर को हटाएंगे अब मार्केट को बढ़ाने के लिए। तो देखो, फॉरेन ट्रेड के बाद में क्या हुआ बच्चों की, जो बैरियर्स लगाए थे, तो बैरियर्स किस रूप में लगते हैं, ट्रेड पर तो टैक्स बढ़ा देंगे भाई हम, सिंपल बात है। अदर रिस्ट्रिक्शंस भी हम लगा सकते हैं। तो हम जो बैरियर्स यहाँ पर पढ़ रहे थे बच्चों, इस बैरियर्स का मतलब क्या है कि हमने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया, हमने क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया। जैसे ही टैक्स बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि अगर अमेरिका की कोई कंपनी है, जिससे हम यहाँ पर, अमेरिका की कोई कंपनी भारत में अपना सामान बेचना चाहती है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहती है, तो अगर हमने टैक्स बढ़ा दिया, तो फिर वो क्यों आएगी भाई यहाँ पर, सिंपल बात है, वो मना कर देगी कि भाई हम क्यों बेचेंगे तुम्हारे भारत देश में आकर के, अगर तुमने टैक्स इतना बढ़ा दिया है तो फिर क्या होगा, अमेरिका किसी ऐसे देश में जाकर के अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बेचेगा जहाँ पर टैक्स क्या बच्चों, कम है। ठीक है, तो हम बैरियर में क्या कर सकते हैं, टैक्स बढ़ा सकते हैं, और अदर रिस्ट्रिक्शंस भी हम लगा सकते हैं। कंप्लीट है बच्चों ये सारा की सारा। चलिए, अब आगे देखिए बच्चों, आगे अगर बात करें हम कि भाई यहाँ तो, ये तो अपन ने बात करी बच्चों बैरियर्स की, किसकी बात करी, अभी तो हमने बैरियर्स की बात करी, लिबरलाइजेशन की तो बात की नहीं। लिबरलाइजेशन मतलब तो क्या होता है कि भाई जो फॉरेन ट्रेड है, इस फॉरेन ट्रेड के लिए जो रूल्स हैं उनको क्या कर देना, सिंपल कर देना, सस्ता बना देना। कुल मिलाकर के कहना है कि भैया टैक्स को कम कर देना, यही क्या है, बैरियर्स में लिबरलाइजेशन बोल सकते हैं अपन की, बैरियर्स को हटा देना। बैरियर्स को हटा देना मतलब टैक्स को कम कर देना, सिंपल बात है। तो इंडिया में जो लिबरलाइजेशन आया था बच्चों, वो आया था 1991 में। कब आया था, 1991 में इंडिया में लिबरलाइजेशन आया था, इतना आपको याद रखना है। मतलब 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो बैरियर्स लगे हुए थे किस पर, ग्लोबलाइजेशन पर, जो टैक्स बढ़ा हुआ था, फॉरेन ट्रेड पर जो टैक्स बढ़ा हुआ था, उसको क्या कर दिया था बच्चों, कम कर दिया था, इतना याद रखना है। ठीक है, तो देखिए 1991 में इंडिया में क्या आई बच्चों, नई पॉलिसियाँ आई। जैसे ही नई पॉलिसियाँ आई तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, रिमूव्ड ट्रेड बैरियर ऑन ट्रेड, कि भाई जितने भी ट्रेड बैरियर लगे हुए थे, जितने भी व्यापार पर प्रतिबंध लगे हुए थे, उन सबको सरकार ने क्या कर दिया था बच्चों, हटा दिया था। ठीक है, सरकार ने हटा दिया, तो अब क्या बढ़ेगा बच्चों, अब फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा। अब क्या बढ़ेगा, फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, सिंपल बात। ठीक है, तो याद रखना है कि लिबरलाइजेशन कब आया था इंडिया में, 1991 में आया था। उससे पहले इंडिया ने क्या किया था, अपने यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर हैं बच्चों, क्यों है, कौन है, जो लोकल प्रोड्यूसर हैं, इन लोकल प्रोड्यूसर को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, ट्रेड बैरियर लगाए थे, किस पर, फॉरेन ट्रेड पर। किस पर लगाए थे बच्चों, फॉरेन ट्रेड पर क्या लगाए थे, ट्रेड बैरियर लगाए थे। बाद में 1991 में इन ट्रेड बैरियर को हटा दिया गया, जब नई पॉलिसियाँ आई थी। इसी को बोलते हैं बच्चों लिबरलाइजेशन इन इंडिया। क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन इन इंडिया। आगे देखो बच्चों, बाद में होता क्या है, आगे देखो ध्यान से, कि बाद में जो इंडियन प्रोड्यूसर है वो compete कर पाते हैं ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट के जो प्रोड्यूसर हैं उनके साथ में, कि भाई अब क्या होता है, जो इंडियन प्रोड्यूसर हैं उनको भी फ़ायदा होता है। उनको फ़ायदा कैसे होता है भाई, उनको ग्लोबल मार्केट मिल जाता है पूरा की पूरा, और ग्लोबल मार्केट के जितने भी प्रोड्यूसर हैं उन सब प्रोड्यूसर के साथ अब वो भी क्या कर सकते हैं, compete कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक। तो ये तो क्या हो गया बच्चों, आपका ये पूरा की पूरा हो चुका है आपका भाई, एक तो फॉरेन ट्रेड हो गया, लिबरलाइजेशन इन इंडिया हो गया,
फॉरेन ट्रेड में जो बैरियर्स शुरू में लगाए थे, फिर 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने उन बैरियर्स को हटा लिया था, रिमूव कर लिया था। क्या कर लिया था बच्चों? अपन ऐसा बोल सकते हैं, रिमूव कर लिया था। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक? चलिए अब आगे बात करें भाई WTO, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको बोलते हैं बच्चों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है भैया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है? जो ट्रेड पर, व्यापार पर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम करता है। क्या काम करता है ये? व्यापार के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम करता है। और ये कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? फॉरेन ट्रेड बढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बढ़े बच्चों? फॉरेन ट्रेड बढ़े, ये कोशिश ये करता है। हाँ, सिंपल बात आप ये याद रखना कि WTO करता क्या है? तो जो ट्रेड है, जो व्यापार है, इस व्यापार के लिए रूल्स बनाने का काम करता है। क्या करता है? इस व्यापार के लिए रूल्स बनाने का काम करता है। दूसरी बात आप ये याद रख सकते हो कि ये चाहता है कि फॉरेन ट्रेड सब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, फॉरेन ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ठीक है। तीसरी बात आप ये याद रख सकते हो कि ये चाहता है कि देशों के बीच में कोऑपरेशन बढ़े, देशों के बीच में क्या बढ़े? कोऑपरेशन बढ़े, ठीक है, सिंपल बात। बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं बच्चों, नोट्स के अकॉर्डिंग कि भाई WTO में टोटल अगर 2014 तक 2014 तक बात करें कितने मेंबर थे बच्चों? तो 160 मेंबर थे, 160 मेंबर थे। अच्छा, इसका एम, उसका उद्देश्य क्या है बच्चों? तो लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या कर देना? लिबरलाइज कर देना, सरलीकरण कर देना, उदारीकरण कर देना। मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई जो ट्रेड बैरियर हैं, इन ट्रेड बैरियर को हटा देना, यही इसका क्या था बच्चों? उद्देश्य था, ठीक है। अगर बात करें स्टार्ट इनिशिएटिव कि भाई अगर अपन बात करें कि इसने क्या किया था, जो WTO बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया था बच्चों, किन देशों के साथ में? डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में, विकासशील देशों के साथ में, जैसे कि इंडिया है बच्चों, ठीक है। तो डेवलपिंग देशों के साथ में अपने इसने क्या किया था? इसने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। अच्छा, ये करता क्या है? तो ये सेट करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, किस पर बच्चों? ट्रेड पर, ठीक है। तो क्या करता है? मैंने पहले ही बताया था कि भाई WTO करता क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम करता है ट्रेड पर। इसके साथ साथ फ्री ट्रेड फॉर ऑल, ये कोशिश करता है कि भाई सभी देशों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ट्रेड हो, फॉरेन ट्रेड, बड़े देश आपस में कॉपरेशन बना करके एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके रहें। कंप्लीट है बच्चों। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई है WTO के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हो बच्चों, तो फिर आपके लिए एक और काम मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। अब वो क्या होने वाला है? तो आप जाइए बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम भी क्या है? कॉन्सेप्ट विथ K.S सर। इस टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, आपको यहाँ पर क्या मिल जाएंगे? फ्री में नोट्स मिल जाएंगे बच्चों। क्या मिल जाएंगे? फ्री नोट्स मिल जाएंगे। जो नोट्स आप पढ़ पा रहे हो, यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है, ये नोट्स आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। आप वहाँ से क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों? डाउनलोड कर सकते हो और अपनी स्टडी को काफ़ी इन्हेंस कर सकते हो और बेहतर बना सकते हो। अच्छा, ये क्लासें सबसे ज़्यादा आपको काम आने वाली हैं बच्चों रिवीजन के टाइम पर। कब काम आने वाली हैं क्लासें आपको? रिवीजन के टाइम पर काम आने वाली हैं, जब आपके एग्ज़ाम जितने पास होंगे बच्चों, इन क्लासों का इंपॉर्टेंस उतना आपके लिए बढ़ जाएगा। बिकॉज हमने यहाँ पर पहले से ही नोट्स कंप्लीट कर दिए हैं, और जितना शॉर्ट हो सकता है, मतलब जितना जल्दी हो सकता है कि भाई आपको एक चैप्टर कितने शॉर्ट में और कितनी आसानी से समझ जाएंगे, वो हमने पूरी कोशिश की है यहाँ पर। बाकी आपका कोई सजेशन हो आप दे सकते हैं। चलिए आगे, टाइम खराब नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, अगर बात करें बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, कि भाई भारत में अगर अपन बात करें, इंडिया में बात करें, तो ग्लोबलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? अगर भारत में बात करें, इंडिया में बात करें, तो ग्लोबलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहले अपन पॉजिटिव इंपॉर्टेंस देख लेते हैं बच्चों, फिर इसके नेगेटिव इफेक्ट भी देख लेंगे। पॉजिटिव में क्या है बच्चों? सबसे पहला तो वही है कि भाई मोर चॉइस ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है, जो सामान खरीदने वाला है, उसके पास चॉइस ज़्यादा बढ़ जाती है भाई। आज मान के चलो भारत की कोई कंपनी एक सामान बना रही है, उसी प्रकार का सामान USA की कंपनी भी आकर के कहाँ बनाती है? मान चलो इंडिया में आकर के बनाती है। तो खरीदने वाला है, उसके बाद दो चॉइस हैं। वो चाहे तो भारत की कंपनी वाला सामान खरीद सकता है, वो चाहे तो USA की जो कंपनी भारत में स्थापित हुई है आकर के, उससे भी सामान खरीद सकता है, ठीक है। तो उसके पास क्या? कंज्यूमर पास चॉइस बढ़ जाती है, पहली बात, पहला प्रॉफिट पॉजिटिव इफेक्ट है बच्चों ये, ठीक है। अगला देखो, गेट बेटर क्वालिटी एंड लोअर प्राइस सेवरल प्रोडक्ट। अब क्या होता है, मान चलो कोई USA की कंपनी है और एक कंपनी है बच्चों इंडिया की, तो भाई कंज्यूमर के पास दो ऑप्शन है कि इनमें से जो सस्ता दे रहा है उसको ले लो, ठीक है। मान के चलो जो सेम प्रोडक्ट है, अगर कोई कंपनी सस्ती दे रही है तो उसको खरीद सकते हो, लेकिन फिर भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको हमारे देश की कैपिटल को बढ़ाना है, हमारे देश की GDP को बढ़ाना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या करें, इंडियन मार्केट में इंडियन कंपनीज के द्वारा जो गुड्स वगैरह प्रोवाइड कराई जाती हैं, उनको हम क्या दें? प्रायोरिटीज़ दें। उनको क्या दें? हम प्रायोरिटीज़ दें, ठीक है बच्चों। तो क्या करता है भाई? बेटर क्वालिटी बनाता है, प्लस
जो गुड्स वगैरह होती हैं उनकी प्राइस भी कम होने की संभावना है, या कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि प्राइस के ऑप्शन भी मिल जाते हैं किसको, कंज्यूमर को। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अब अगर आगे बात करें बच्चों, तो इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल, कि भाई इससे क्या होता है, लोगों के जीवन जीने की जो स्टैंडर्ड होता है बच्चों वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों, अगर ऑब्वियसली बात है कि चीज़ें सस्ती मिलेंगी, गुड्स वगैरह सस्ती मिलेंगी, सर्विसेज वगैरह सस्ती मिलेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, अपने लिए संसाधन, अपने लिए रिसोर्सेज, अपने लिए क्या करेंगे, रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि भाई इनके जीवन में क्या होगी, काफ़ी बेहतरी होगी। ठीक है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि भाई चीज़ें अगर सस्ती होंगी तो लोगों का जीवन क्या होगा, बेहतर होगा। अपन ऐसा बोल सकते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा अपन बोल सकते हैं वो चीज़ें इजीली और सस्ती उनको अवेलेबल होने लग जाएंगी। ठीक है, न्यू जॉब क्रिएट, भाई अगर ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, मान के चलो कोई यूएसए की कंपनी है बच्चों, मैं बार बार यूएसए की ले रहा हूँ, हाँ, कोई अगर यूएसए की कंपनी है बच्चों जो कि भारत में आकर के स्थापित हुई है, तो ऑब्वियसली बात है जॉब बढ़ेंगी बच्चों, नई जॉब उत्पन्न होंगी, क्योंकि पहले भाई वो क्या करेगा, लैंड खरीदेगा, ज़मीन खरीदेगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग बनाएगा बच्चों, क्या करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, अपन आगे बढ़ाता, फिर मटेरियल चीज़ें, मटेरियल थिंग खरीदेगा बच्चों। तो इन सब के लिए वर्कर तो चाहिए ना भाई, तो न्यू जॉब क्रिएट होंगी बच्चों। ठीक है, हाँ, डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट होती है बच्चों, विकासशील देशों में, इतना याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखो, प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी, कि भाई जितनी ज़्यादा कंपनियां आएंगी उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगी, ऑब्वियसली बात है बच्चों। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का एक पॉजिटिव सेंस ये भी है कि भाई जितनी ज़्यादा कंपनियां इंडिया में आएंगी या किसी भी डेवलपिंग कंट्री में जाएंगी, वहाँ पर टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है बच्चों, तो टेक्नोलॉजी के क्या क्या प्रॉफिट होने वाले हैं भाई, इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगी, कम्युनिकेशन, आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बातचीत कर सकते हो, डाटा एंट्री इजी हो जाएगा, अकाउंटिंग इजी हो जाएगा, इंजीनियरिंग, ये सब सर्विसेज, ये सारी की सारी चीज़ें कब हो पाएंगी, जब टेक्नोलॉजी क्या होगी, बेहतर होगी, जब टेक्नोलॉजी क्या होगी, बेहतर होगी। और टेक्नोलॉजी बेहतर होगी बच्चों किससे द्वारा, एमएनसी, जो टेक्निकल एमएनसी हैं, कुल मिलाकर के जो तकनीकी कंपनियां हैं उनके द्वारा। और ये कब आएंगी बच्चों, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा। सिंपल बात कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो ये तो भाई हमने बात करी बच्चों किसकी, पॉजिटिव इफेक्ट की हमने बात की है। अब नेगेटिव भी देखते हैं भाई कि नेगेटिव इफेक्ट क्या है, तो सुनिए। अगर नेगेटिव इफेक्ट की बात करूँ बच्चों में, तो सुनो भाई नेगेटिव इफेक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन के, तो सुनिए। क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिस्प्लेस्ड ट्राइबल्स, कि भाई देखिए अगर अपन बात करें स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए, जो कुछ ट्राइबल कम्युनिटी होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ता है। तो भाई आज मान के चलो कोई कम्युनिटी या कोई एमएनसीज ऐसी है बच्चों, अपन एमएनसी लेते हैं कम्युनिटी नहीं, कोई एमएनसीज ऐसी है बच्चों जो कि एक ट्राइबल एरिया में ओपन हो गई, मान के चलो। ठीक है, तो अगर ट्राइबल एरिया में ओपन हो गई तो वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं बच्चों, उनको तो अपना जगह छोड़ करके डिस्प्लेस होना ही पड़ेगा, उनको तो जाना ही पड़ेगा। एक नुकसान तो बच्चों ये है, क्योंकि भाई इससे क्या होता है, ट्राइबल कम्युनिटी को थोड़ा सा नुकसान देखने को, या ज़्यादा नुकसान देखने को, अपन ऐसा बोल सकते हैं, थोड़ा सा नहीं सॉरी, ज़्यादा नुकसान इसको देखने से मिल सकता है। किसको, ट्राइबल कुछ समुदाय के लोगों को। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। हाँ, इसके अलावा एमएनसीज का एक और नुकसान है, ग्लोबलाइजेशन का एक और नुकसान है बच्चों, वो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज। अब फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज में क्या होता है कि भैया जो वर्कर्स की जो कंडीशन होती है काम करने की, वो खराब होती है बच्चों, वो क्या होती है, खराब होती है। ठीक है, जो इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है वर्कर्स का बच्चों, मजदूरों का, वो टेम्परेरी बेसिस पर होता है, वो फिक्स स्थायी समय के लिए नहीं होता है। कि भैया आज मान के चलो एमएनसीज आई, उसने बिल्डिंग बनवाई, इस बिल्डिंग के बनने तक उनको क्या मिला बच्चों, रोजगार मिला, बिल्डिंग खत्म, रोजगार खत्म, मतलब बिल्डिंग पूरी बन गई, खत्म नहीं सॉरी, बिल्डिंग पूरी बन गई मान के चलो, कंप्लीट है, तो फिर रोजगार क्या बच्चों, खत्म, दिक्कत हो गई है। तो ठीक है, अब उनको चाहिए टेक्निकल वर्कर। अब क्या चाहिए उनको, टेक्निकल वर्कर चाहिए, और जरूरी नहीं है कि सभी टेक्निकल काम जानते हो, तो ये थोड़ा नुकसान है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अवॉइड पेमेंट की, कभी कभी कुछ कुछ एमएनसी ऐसी भी होती हैं जो वर्कर्स का पेमेंट टाइम पर नहीं देती, प्लस प्रोविडेंट फंड भी उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, या तो टाइम पर या प्रोवाइड ही नहीं किया जाता है, प्लस जो ओवर टाइम कराया जाता है उसका पेमेंट भी उनको नहीं दिया जाता है, वर्कर से जो एक्स्ट्रा हावर भी काम कराया जाता है कभी कभी, उनको भी उसका पेमेंट नहीं मिलता है। ये सब क्या है, नेगेटिव इफेक्ट है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज में आते हैं। तो पहला नेगेटिव इफेक्ट अपन ने देखा था बच्चों, कैसे, कौन सा, क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला, कौन सा देखा था बच्चों, क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, की यहाँ से भाई क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए कुछ ट्राइबल्स को डिस्प्लेस होना पड़ता है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज में अपन ने देखा बच्चों कि वर्कर्स की कंडीशन ठीक नहीं होती, उनका अपॉइंटमेंट भी टेम्प्रेरी बेसिस पर होता है, पेमेंट नहीं दिया जाता, प्रोविडेंट फंड नहीं दिया जाता। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, ओवर टाइम उनसे वर्क करवाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सॉरी इधर आइए,
इसके अलावा क्या होता है, ओवर टाइम वर्क करवाया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, वर्क एक्स्ट्रा हावर कराया जाता है, ओवर टाइम का पेमेंट उनको नहीं दिया जाता। वो सारी बातें अपन ने देख ली हैं। क्या बच्चों, आगे देखो। अब अगर आगे बात करें बच्चों, नेगेटिव इफेक्ट ऑन स्मॉल प्रोड्यूसर, कि भैया एमएनसीज का या ग्लोबलाइजेशन का जो स्मॉल प्रोड्यूसर है बच्चों, उन पर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कैसे, मान के चलो बच्चों, एक बड़ी कोई कंपनी है, ये बड़ी कंपनी मान लो चाइना की ले लेते हैं इस बार। चाइना की कोई बड़ी कंपनी है, ये भारत में आकर क्या कर रही है, मान लो खिलौने बनाने का काम कर रही है, टॉयज बनाने का काम कर रही है, ठीक है। भाई इंडियन एक कंपनी थी जो भी टॉयज बनाने का काम कर रही थी, मान के चलो चाइना वाला थोड़ा सस्ता दे रहा है, तो भाई वहाँ अपन लोग बाग क्या करेंगे, सिटीजन्स क्या करेंगे, चाइना वाली कंपनी से लेंगे, ठीक है। अधिकतर सामान वहीं से खरीदेंगे, तो इंडियन जो कंपनी है बच्चों, उनको तो नुकसान हो जाएगा काफ़ी सारा। इंडियन प्रोड्यूसर को तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं भारतीय, जो स्मॉल उत्पादक हैं भारत के, उनको तो क्या हो जाएगा, काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इफेक्ट झेलना पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का या एमएनसीज का, वो झेलना पड़ता है स्मॉल प्रोड्यूसर को। किसको झेलना पड़ता है बच्चों, स्मॉल प्रोड्यूसर को झेलना पड़ता है। हाँ, तो अपन कह सकते हैं भाई ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी हैं, ठीक है। बहुत इम्पैक्ट, कि भाई दोनों प्रकार के इम्पैक्ट पड़ते हैं ग्लोबलाइजेशन के, पॉजिटिव भी पड़ते हैं बच्चों और नेगेटिव भी पड़ते हैं। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक। तो ये अपन ने किसके देखे भाई, ये अपन ने देखे हैं ग्लोबलाइजेशन के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। अब देखें भाई कि फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है। ये तो हमने भाई पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देख लिए। अब हम देखें कि फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है, सही ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो सुनो, ये अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, टॉपिक का नाम स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, ऐसे भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो देखो भाई, अच्छे ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी समान हो, सभी के लिए अवसर हो, ठीक है। जो बेनिफिट हो उसको सब में समान बांटा जाए। उसके अलावा जितने भी छोटे प्रोड्यूसर हैं उनकी हेल्प की जाए। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन के लिए नए नए नियम बनाए जाएँ, जो वर्कर्स हैं उनके लिए अच्छे नियम बनाए जाएँ। उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन में ध्यान देना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ पर, कि भाई ग्लोबलाइजेशन को सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ पर, जो एमएनसीज़ हैं उनको ध्यान देना चाहिए। इतना यहाँ पर बताया गया है। तो पहला पॉइंट बच्चों, सबके लिए क्या हो, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हों। दूसरा, बेनिफिट सबके जो बेनिफिट हो ग्लोबलाइजेशन से, वो सभी में समान रूप से बांटा जाए। तीसरा, कि भाई स्मॉल प्रोड्यूसर की हेल्प करी जाए। फोर्थ नंबर का, कि भाई जो रूल बनाए जाएँ वर्कर्स के लिए वो अच्छे बनाए जाएँ, ठीक है, ताकि उनको टाइम पर सैलरी मिल सके। अगर एक्स्ट्रा काम करा रहे हो तो भैया एक्स्ट्रा पेमेंट उनको मिल सके। वर्किंग कंडीशन ठीक हो, वो सारे नियम होने चाहिए बच्चों, ठीक है। इसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज़ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पूरा की पूरा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन वाला कंप्लीट हो चुका है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। हमारे चैनल का नाम कॉन्सेप्ट विद केसर। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो थैंक यू, और लास्ट तक नहीं देखी है तो भी थैंक यू, बट आप मेरा थैंक यू जब भी सुन पाओगे जब आपने लास्ट तक वीडियो देखी होगी। चलिए, तो हमने काफ़ी कम टाइम में काफ़ी जल्दी आपका रिवीजन करा दिया है, और ये क्लासें आपके एग्जाम टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, बिकॉज एग्जाम टाइम में आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरी चीज़ों को एक बार पढ़ पाओ। अगर आपके मान के चलो कि 1.5 घंटे का कोई लेक्चर है तो 1.5 घंटे का लेक्चर आप देख पाओ, बट इस प्रकार अगर आप देखोगे तो आपका रिवीजन क्या हो जाएगा, काफ़ी अच्छे से और काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ लिख देता हूँ बच्चों में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लिखा हुआ है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ओके।